बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। यहां पर हमने लाइट को एयर से ग्लास में पास किया है। दिस इज प्रिज्म एंड दस द लाइट गेट डेविएट्स। और यहां पर बच्चों जो डेविएशन है, let this wave is of wavelength lambda dash and this is of wavelength lambda। जो बेंडिंग का प्रिंसिपल है, जितना शॉर्टर वेवलेंथ की वेव होगी उतना ज्यादा बेंड करेगी, यानी कि बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहां पर ये जो वेव ज्यादा बेंड होते हुए दिखाई है, इट मींस इसकी वेवलेंथ कम है और ये जो लैम्डा जो कम बेंड हुआ है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अगर हम व्हाइट लाइट के कलर्स की वेवलेंथ को देखें, हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से हम न्यू फाइंड करें, न्यू इज c बाय लैम्डा। यहां पर बच्चों विजिबल रीजन में ये हमें स्पेक्ट्रम में 7 कलर नजर आते हैं विद ग्योर। जो कलर बच्चों वायलेट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और बढ़ते चले जाएं रेड की तरफ, तो रेड की फ्रीक्वेंसी बच्चों कम होती है, दिस इज 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और अगर एनर्जी निकालें तो एनर्जी बच्चों बिल्कुल इसी हिसाब से होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी वायलेट कलर की एनर्जी ज्यादा है और धीरे धीरे ये एनर्जी कम होती जा रही है। रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है विच इज वायलेट कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और बच्चों जिसकी वेवलेंथ कम होती है, हमने क्या पढ़ा, उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो स्क्रीन पर हमें कलर नजर आएंगे, नीचे नजर आएगा वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा, देन इंडिगो, ब्लू, देन ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। सो दिस जो दीज रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनका डिफरेंस इन वेवलेंथ है। सो द जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की है दैट इज डेविएटेड मोस्ट विच इज वायलेट, एंड जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की है वो सबसे कम डेविएट हुई। सो इन दिस वे ऑन द स्क्रीन वी गेट these colors merging one into another which creates continuous spectrum। तो अगर पूछा जाए स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है, then the 7 constituent colors can be seen, one merging into the other. This is called as continuous spectrum. And the violet color which is of the least wavelength, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, that deviates most. And the red color which is of lower frequency यानी higher wavelength, that bends least. ऐसा ही बच्चों जो स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, हमें रेनबो में भी दिखाई देता है। बारिश के बाद आपने देखा होगा कंसेंट्रिक आर्क्स बनते हैं, कलर नजर आते हैं, वन मर्जिंग इनटू द अनदर, दैट इज ऑल्सो अ स्पेक्ट्रम। ऐसे ही बच्चों अगर हम मैटर को, जो कि एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, अगर हम इस एटम को इंटरेक्ट करवाएं एनर्जी से, इसमें हमने जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे इंटरेक्ट करती है, तो इसका ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है दैट विल जंप इनटू सम हायर एनर्जी लेवल्स। तो इस तरीके से ये एटम एक्साइटेड हो जाएंगे। और हमें पता है कि द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट सस्टेन दैट हायर एनर्जी स्टेट। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, दे एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वेरियस रीजन्स। नाउ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बच्चों ये जो स्पेक्ट्रा है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन, दे विल बी स्टडीड अंडर द हेड स्पेक्ट्रोस्कोपी।
चलो पहले हम पढ़ते हैं बच्चों व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लेट दिस इज अ व्हाइट लाइट सोर्स। इससे व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे फॉल करती है तो इसके बीच में हमने क्या किया, एक एब्जॉर्बिंग सैंपल रख दिया। लेट दिस सैंपल कंटेन सम गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर ये सैंपल ना होता तो व्हाइट लाइट स्क्रीन के ऊपर जब पहुंचती आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म वी गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये बच्चों यहां पर सारे कलर नजर आएंगे हमें। मगर जब हमने यहां पर बीच में एक सैंपल रख दिया तो होगा क्या, व्हाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ की लाइट इस मटेरियल जो कि एटम ऑफ द गैसियस सैंपल हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड दैट एटम विल गेट एक्साइटेड, द इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल्स। तो यहां पर हमें बच्चों स्क्रीन पर सारे कलर तो नजर आएंगे मगर कुछ कलर्स के अंदर हमें ब्लैक लाइंस नजर आएंगी। What does that black line will indicate? That black line in the continuous spectrum shows that wavelength of light is being absorbed by this gaseous sample. So on this screen, continuous spectrum which has been uh, having some dark line in between, that will create absorption spectrum. और बच्चों अब क्या करें हम, ये जो एक्साइटेड सैंपल है अगर हम क्या करें, अब यहां से सोर्स ऑफ लाइट हमने हटा दिया। नाउ दिस इज द एक्साइटेड सैंपल, द एक्साइटेड एटम नाउ विल हैव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल and this way they will emit the electromagnetic radiation which was initially absorbed. तो जो रेडिएशन जब प्रिज्म से पास होगी, जो पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां हमें डार्क लाइन मिली थी वहां पर हमें कलर्ड लाइन नजर आएंगी और बाकी पोर्शन क्या होगा, बाकी सारा डार्क होगा। सिर्फ वो पोर्शन जो यहां पर एब्जॉर्ब हो गया था बाय दिस सैंपल, नाउ दिस सैंपल विल एमिट आउट दोज रेडिएशंस and at that position we get the bright line. So such spectrum is called as emission spectrum. हर एक एटम का अपना एक एनर्जी स्टेट होता है। जो नेक्स्ट हायर शेल में इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही एब्जॉर्ब करेगा। इट मींस ये जो एटम हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, ये जो स्पेक्ट्रम शो करेंगे ये एक पर्टिकुलर रेंज में ही शो करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट रीजन। जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं ऐसे ही एटम का ये जो स्पेक्ट्रम है ये अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से हम एटम की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सन में कौन सा गैसियस सैंपल है उसके स्पेक्ट्रम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है और उस तरीके से हम वी कैन have the idea of gaseous atoms present near the sun atmosphere. हीलियम गैस सन के अराउंड इसी टेक्निक से पाई गई थी। ये बच्चों कुछ एलिमेंट्स हैं, रिबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम। ये भी डिस्कवर इसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हुए थे। जब इनके मिनरल्स को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से एनालाइज किया गया तो ये वाले एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए। नाउ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब बच्चों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाइड्रोजन गैस में पास किया गया तो ये जो हाइड्रोजन गैस के एटम्स थे यानी जो पहले मॉलिक्यूल्स थे वो एटम में ब्रेक हो गए और ये जो हाइड्रोजन का एटम है इसके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर नेक्स्ट हायर शेल में चला गया और जब ये हायर एक्साइटेड स्टेट से दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आए तो इन्होंने जो भी एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ ली थी उसको एमिट कर दिया। और बच्चों ये जो वेवलेंथ निकली हाइड्रोजन एटम में से ये सबसे पहले स्टडी किया बामर ने। बामर साइंटिस्ट ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखी दैट वाज इन विजिबल रीजन। उसने ये 1885 में एक्सपेरिमेंट किया था
और ये पाया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व की गई, जो ये इसमें से एमिट हुई, when the excited sample releases energy and the electron comes to ground state, तो उसका जो वेव नंबर है that is 109677 1 by 2 square माइनस में 1 by n square per सेंटीमीटर। तो ये पर्टिकुलर वेव नंबर वाली वेव्स उसने ऑब्जर्व की। बट लेटर ऑन बच्चों एक और साइंटिस्ट था जिसने इस पर फिर से काम किया। इसमें ये 109677 ये बच्चों रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। और बच्चों एक था स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट, ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है बच्चों इसी स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट के नाम पे पड़ा, जिसका पूरा नाम है जोहान्स रेडबर्ग। इसने नोट किया कि जो वेव निकल रही हैं दैट इज ऑल्सो इन सम अदर रेंज विच इज नॉट विजिबल, और उसने जो फॉर्मूला दिया दैट इज 109677 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस में 1 बाय n2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यहां पर बच्चों ये विजिबल रीजन तो आता ही है, बट दिस n1 कैन हैव इवन मोर वैल्यूज अदर देन दिस 2। जो n1 है ये हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। और जबकि जो n2 है दैट इज n1 प्लस 1। कहने का मतलब अगर यहां पर जो n1 है अगर 1 है तो n2 क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है n1 प्लस 2, n1 प्लस 3, n1 प्लस 4। यानी n1 जो भी वैल्यू है n2 उससे 1 2 3 एंड सो ऑन ज्यादा ही होगा। तो इस हिसाब से जो वेव्स एमिट आउट हुई तो डिफरेंट रीजन में जो नाम दिया गया वो कुछ इस तरीके से था। अगर n1 1 है और n2 की वैल्यू इसमें हम 2 3 4 एंड सो ऑन पुट करें, तो जो वेव नंबर की रेडिएशंस एमिट हुई दैट वाज स्टडीड बाय लेमन, सो इट इज नेम्ड एज लेमन सीरीज। सिमिलरली इफ वी पुट n1 is equal to 2 and n2 3 4 5 and so on, so the number of waves thus obtained, which will have the wave number by which can be find out by solving this, that comes under Balmer series. And similarly for n equal to n1 equal to 3 and n2 equal to 4 and then next one 5 6 and so on, it should be greater than n1 by 1 2 and so on। तो आगे जो हमें सीरीज मिली that is called as Paschen series। और ऐसे ही जब n1 4 लिया और n2 हमने 5 6 एंड सो ऑन लिया तो ब्रैकेट सीरीज मिली, एंड फॉर n1 इक्वल टू 5 एंड n2 6 7 एंड सो ऑन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन thus obtained, that is Pfund series। Now line spectrum becomes complex for heavier elements but certain features were common। हाइड्रोजन के अलावा भी जब बाकी गैसेस सैंपल लिए गए उनके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया तो कुछ चीजें कॉमन थी। जैसे लाइन स्पेक्ट्रम हर एक एलिमेंट का अपना था, यूनिक था। मगर हायर में भी अगर देखा जाए तो देयर वाज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसका क्या कारण होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया देता है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आने वाली क्लासेस में क्लियर करेंगे।